गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ। वेलकम टू फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। आज हम फंडामेंटल के 45वां क्लास में हैं, जिसमें हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। जब आप डेप्रिसिएशन देखते हैं, अब तक जो आप देख रहे थे वो आपका अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन था, यानी कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन। वही जगह पर आप जब किसी पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम करना चाहते हैं तो वहां पर आपका डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होता है। इसीलिए मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन भी इसी क्लास में डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का पूरा एक कंप्लीट नॉलेज आ जाए, आपको कभी भी डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं आए। एक्चुअली प्रैक्टिकल फील्ड में जब भी आप इनकम टैक्स के हिसाब से आपका इनकम कंप्यूट करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन जो होना चाहिए वो इनकम टैक्स के हिसाब से ही होना चाहिए। कंपनीज के केस में तो दोनों चीज मेंटेन होता है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन मेंटेन होता है और इनकम टैक्स के हिसाब से भी मेंटेन होता है। इसीलिए दोनों चीज आपके लिए जरूरी है। वही जगह पर अगर पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप होता है तो उनके लिए आपका इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चार्जिंग भी इनकम टैक्स के हिसाब से ही करना पड़ता है। वहां पर दो चार्जिंग का कोई जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही चार्ज, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन बनता है वही आपका चार्ट बना के आप इसको चार्ज कर दीजिए तो आपका एंट्री कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा एंट्री अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, अकाउंटिंग एंड इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन में दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारा चीज आज हम यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 32 बात करता है किसके बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में। क्या बोला है कि जितना भी आप रेवेन्यू नेचर का खर्चा करते हैं वो तो सारा आप रेवेन्यू नेचर में पीएल बोल के खर्चा बोल के पीएल में खर्चा बोल के अपने दिखा दिए, बट जो आपने कैपिटल नेचर का एक्सपेंस कर रहे हैं उस खर्चे को आप रिकवर कैसे करें। कैपिटल नेचर के खर्चे को रिकवर करने के लिए ये सेक्शन है। क्या बोला है कि कैपिटल नेचर के खर्चे को रिकवर करने के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एट ए स्पेसिफाइड रेट। जो रेट आपका स्पेसिफाई किया गया है फाइनेंस बजट में, उसी स्पेसिफाइड रेट के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करके हम क्या करते हैं, कैपिटल नेचर का जो खर्चा होता है उसको रिकवर करते हैं। यानी सीधी सी बात बोले तो टेंजिबल एसेट हो चाहे आपका इंटेंजिबल एसेट हो, चाहे आप ओनर हो चाहे आप पार्शियल ओनर हो, है ना, चाहे कुछ भी हो, नॉर्मली उस कैपिटल नेचर के खर्चे के लिए लैंड छोड़ के, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं डेप्रिसिएबल एसेट लैंड नहीं है, लैंड छोड़ के बाकी जो भी डेप्रिसिएबल एसेट होता है ना, उन खर्चे का, कैपिटल नेचर खर्चे का रिकवर जो किया जाता है वो किसकी बेस पे किया जाता है, वो डेप्रिसिएशन क्लेम करके किया जाता है। यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 32 ने ये बताया रिकवरिंग ऑफ capital nature expenses is done through charging of depreciation at a specified rate on block value of asset। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर कहा गया है या कह दिया गया है। सबसे पहली बात कि कैपिटल नेचर के खर्चों को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। पहली बात तो ये बोला। दूसरी बात क्या बोला, इसमें रेट जो होगा वो स्पेसिफाइड रेट होना चाहिए, अपने मन मर्जी का नहीं चल सकता कि आपके मन में आया कि इसका लाइफ 10 साल है तो 10 साल के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो स्पेसिफाइड रेट बोला गया है उसी स्पेसिफाइड रेट में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज या क्लेम करना पड़ेगा। किसके ऊपर चार्ज होगा, वो भी ब्लॉक वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट का जो ब्लॉक वैल्यू है वो ब्लॉक वैल्यू के ऊपर। अब ये ब्लॉक वैल्यू क्या होता है,
अकाउंटिंग में तो आप देख रहे थे कि इंडिविजुअल एसेट के ऊपर बेस करके आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, अकाउंटिंग में ही तो हो रहा था, बट यहां पर आपका इंडिविजुअल एसेट बोल के कोई कहानी नहीं है। क्या कहानी है? ब्लॉक ऑफ एसेट। जो एसेट का ब्लॉक है उस ब्लॉक का जो WDV रहेगा उसी के ऊपर बेस करके आपका यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, अब बात ये आता है स्पेसिफाइड रेट और ब्लॉक वैल्यू क्या है, कैसे है, वो भी हम बताने जा रहे हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, मैं आपको दोबारा बताता हूं। रिकवरिंग ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंस, कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंस किया है वो हम रिकवर करते हैं किसके द्वारा? डेप्रिसिएशन चार्जिंग के द्वारा। डेप्रिसिएशन हमारा कैसे चार्ज होता है? एट ए स्पेसिफाइड रेट पे चार्ज होता है। एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड जो रेट होगा उसी रेट पे होगा, हमारे मनमर्जी का रेट पे नहीं होगा। तीसरी बात किसके ऊपर होगा? ब्लॉक वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर? ब्लॉक वैल्यू। एसेट का जो ब्लॉक वैल्यू रहेगा उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि ब्लॉक वैल्यू एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है उसके बारे में। इसको इरेज कर दे। आप लोगों ने ये तो समझ ही लिए होंगे, आपको शायद समझने में कोई दिक्कत नहीं आया कि कैपिटल नेचर के खर्चे को हम रिकवर करने के लिए क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये बात हमें पता लग गया है कि नहीं? इसको इरेज करते हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट, क्या लिखा मैंने? ब्लॉक ऑफ एसेट। व्हाट इज ब्लॉक ऑफ एसेट? ब्लॉक ऑफ एसेट किसको बोलेंगे? बोलते हैं एसेट केम अंडर सेम कैटेगरी with same rate of depreciation is known as block। यानी एक ही कैटेगरी का एक ही रेट का जो एसेट होगा उसको जब इकट्ठा करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक। अब यहाँ पर कितने कैटेगरी है और क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उनका, अब हम उसको लेके बात करने वाले हैं। नॉर्मली ये जो आपका कैटेगरी है वो कुछ इस तरीके से है, इसको हम जानने के लिए बी लिखा, एफ पी एस आई, यानी बी एफ पी एस आई। इस फॉर्मेट में हमारा कैटेगरी बनाना पड़ेगा। बी फॉर बिल्डिंग, बी फॉर बम नहीं है, एफ फॉर फिश नहीं, फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर किसके ऊपर का डेप्रिसिएशन होगा वो तो बता दो तुम लोग। फर्नीचर। पी फॉर प्लांट एंड मशीन, एस फॉर शिप, आई फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। यानी यहां पर जो डेप्रिसिएशन है वो केवल टेंजिबल नहीं, इवन इंटेंजिबल एसेट के ऊपर भी यहां पर आपका डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, और वो भी स्पेसिफाइड रेट के। अब स्पेसिफाइड रेट क्या है? ये था कैटेगरी ऑफ एसेट, और ये आ गया हमारा स्पेसिफाइड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आपने देख लिए, समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं। बिल्डिंग में अगर कोई बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस में यूज हो रहा है तो उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5%। कितना परसेंट? 5%। अगर रेसिडेंशियल की जगह वो कॉमर्शियल यानी ऑफिस पर्पस में यूज हो रहा है तो उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, 10%। वही जगह पर अगर बिल्डिंग जो है आपका वो अगर टेम्पररी पर्पस में हुआ तो, जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हो उसके साइड में छोटा सा घर बना के रख देते टेम्पररी पर्पस में, जिसमें सामान वगैरह सब कुछ रखने के लिए, लेबर को रखने के लिए काम आता है, वो टेम्पररी हाउस हुआ तो
तो उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40%। पहले होता था 100%, बट अब 100% बोल के इनकम टैक्स के अंदर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। अब मैक्सिमम जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आपका 40% है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर 40% तक मैक्सिमम डेप्रिसिएशन आप ले सकते हैं। हो गया, तो ये आपका हो गया, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका आता है फर्नीचर। फर्नीचर हुआ तो फर्नीचर के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? फर्नीचर नॉर्मल जितना भी फर्नीचर होगा उनका सबका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एक ही है। कितना है? 10%, 10%। ठीक है, वही जगह पर प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन में आपका दो टाइप का प्लांट एंड मशीन हो सकता है। कैसा? एक तो नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लांट के ऊपर जो है वो है 15%, यानी 15%। वही जगह पर जैसे कि आपका पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, जैसे आपका कंप्यूटर डिवाइस, इन सब के ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, पहले एक जमाने में कंप्यूटर के ऊपर तो होता था 60% डेप्रिसिएशन, वही जगह पर आपका पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन होता था 100%। चाहे वो एयर प्यूरिफायर हो, चाहे आपका कोई भी और डिवाइस हो, जो भी आपका पोल्यूशन को कंट्रोल करता है उस डिवाइस के ऊपर डेप्रिसिएशन 100% होता था। बट मैंने आपको पहले बताया अब 100% बोल के कोई रूल आपके पास नहीं है, तो आपका मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? वही जो आप मैक्सिमम है कितना है? 40%। तो आप जो प्लांट एंड मशीन नॉर्मल छोड़ के बाकी जो प्लांट एंड मशीन होगा उसके ऊपर जो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन होगा वो आपका 40% हो जाएगा। ठीक है, तो आपका चाहे वो कंप्यूटर हो जिसके ऊपर 60% था वो 40% हो गया, चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हो तो उसके ऊपर भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40%। शिप हुआ तो उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉर्मल एक ही है, कितना? 20%। वहीं पर कोई भी इंटेंजिबल एसेट हुआ तो उनके ऊपर जो नॉर्मल यानी जनरल एक ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है, वो कितना है? 25%, 25%। तो एसेट विद सेम कैटेगरी, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन केम अंडर ए पर्टिकुलर ब्लॉक, जिसको हम बोलेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट, या बोल सकते हो ग्रुप ऑफ एसेट, है ना। जिस ग्रुप में एक ही रेट का, एक ही कैटेगरी का एसेट को इकट्ठा कर दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ब्लॉक। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है इनकम टैक्स में वो ब्लॉक वैल्यू के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? ब्लॉक वैल्यू के ऊपर। अपने अकाउंटिंग में जो डेप्रिसिएशन आप देख रहे थे वो किसके ऊपर था? सिंगल इंडिविजुअल एसेट के ऊपर। अगर इंडिविजुअल एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन देखते हैं तो वो अकाउंटिंग हो गया, है ना। वही जगह पर अगर आप ब्लॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन देख रहे हैं मतलब वो क्या हो गया? इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन हो गया। समझ में आ गया आपको? तो सेम कैटेगरी आपको कितना बताएगा? 5 कैटेगरी आपको बताया, जिसको हमने शॉर्ट में कैसे लिखा? BFPSI। और इसको अरेंज भी, सजाना भी ऐसे ही है। पहले आपको बिल्डिंग, फिर फर्नीचर, फिर प्लांट एंड मशीन, फिर शिप, फिर इंटेंजिबल एसेट। BFPSI, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन, शिप, इंटेंजिबल एसेट, बस यही है। इसी ब्लॉक में आपको डेप्रिसिएशन दिखाना है। अब बिल्डिंग की बात है तो बिल्डिंग का 3 कैटेगरी आपको बिल्डिंग का बताया। क्या बताया? एक तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो सकता है, मतलब जैसे स्टाफ वगैरह रहने के लिए यूज होता है। ऑफिस बिल्डिंग हो सकता है, या फिर आपका टेम्पररी हाउस हो सकता है, टेम्पररी बिल्डिंग हो सकता है। अगर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% है। अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है या फिर ऑफिशियल पर्पस में यूज हो रहा है वो है तो 10%। अच्छा हाँ, ऑफिस पर्पस में, ऑफिस के बंदे के रहने के लिए जो ऑफिस का ही घर होता है वो भी कमर्शियल बिल्डिंग बोलकर बनाया है, बट वो रेसिडेंशियल पर्पस, उसका यूज जो है वो रेसिडेंशियल पर्पस में होता है, ठीक है ना। इसलिए रेसिडेंशियल पर्पस में जब भी होगा तो उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%। ऑफिस बिल्डिंग हो गया या फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया तो उसके लिए कितना हो जाएगा? 10%। समझ में आ गया आपको? टेम्पररी हुआ तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है? 40%, 40% डेप्रिसिएशन आप क्लियर करेंगे, ठीक है। और इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का दो ही मतलब है, मैं आपको सीधी सीधी बात समझाना चाहता हूं। एक तो पहली बात ये होता है कि जो कैपिटल नेचर का खर्चा हुआ है उसको आप रिकवर कर रहे हैं, पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये है कि क्या आपका टैक्स रिड्यूस हो रहा है। तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का दो ही मतलब होता है, एक तो टैक्स रिडक्शन पर्पस में और दूसरा आपका जो कैपिटल नेचर का खर्चा हुआ है उसको रिकवर करना। इनकम टैक्स में यही बोला गया है कि डेप्रिसिएशन के द्वारा आप क्या करो, जितना आपने कैपिटल नेचर में पैसा लगा रखे हो वो रिकवर करो, चाहे डेप्रिसिएशन दिखा के रिकवर करो या तो आपका सेल करके रिकवर होता है, सीधी सी बात है। तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का मोटो यही है कि जितना आपने कैपिटल नेचर में संपत्ति में पैसा लगा रखे वो रिकवर होना, बस। इसके अलावा दूसरा कोई मोटो इनकम टैक्स में नहीं है। और टैक्स रिडक्शन तो है ही है, वो तो आप जानते ही हो।
चलो छोड़ो, टैक्स डिडक्शन आपने देखे थे, वहां पर अकाउंटिंग में भी दिख रहे थे, है ना। तो अकाउंटिंग के इनकम टैक्स में बोले तो एक ही मोटो है आपका कि कैपिटल नेचर खर्चे को रिकवर करना, बस बात खत्म। ठीक है, क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ बार बार करके, ये भी आपका काम आएगा, मैं बाद में बताऊंगा कि एक्चुअली मैं जो बोलना चाह रहा हूँ इसका क्या मतलब है, इसका बाद में भी काम आएगा जब आप सेव करोगे ऐसे, तब दिखेगा आपको। चलो छोड़ो, अभी हम बात करते हैं बिल्डिंग में। बिल्डिंग मैंने बोल दिया रेसिडेंशियल हुआ 5%, कमर्शियल ऑफिशियल बिल्डिंग हुआ तो 10%, टेम्परेरी हुआ तो 40%, फर्नीचर का एक ही है वो भी 10% है, बस और कुछ नहीं। नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है उसका, कोई दूसरा है ही नहीं। प्लांट एक्विजिशन की बात करें तो नॉर्मल प्लांट एक्विजिशन के केस में 15%, कंप्यूटिंग डिवाइस हुआ तो 40% और आपका कोई पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हुआ तो 40%। पहले इसके कंप्यूटर के ऊपर होता था आपका 60% और पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के ऊपर होता था तुम्हारा 100% डेप्रिसिएशन, जो आपको ऐसा फैसिलिटी नहीं है। शिप वगैरह हुआ तो उसके एक ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, कितना है 20%। कोई भी इंटेंजिबल एसेट हुआ तो उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होता है 25%। अच्छा, ये यहाँ पर एक बात आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, उसको मैं स्टार देके लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ये तब है जब वो पूरा साल यूज होता है, पूरा साल मतलब 180 दिन से ज्यादा। यहाँ पर पूरा साल का मतलब 365 दिन होने का जरूरत नहीं है, यानी 1/4 से लेकर 30 दिन तक यूज, 31 मार्च तक यूज होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट गौर के साथ दिखाना चाहता हूं कि एसेट परचेज्ड एंड पुट टू यूज, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, एसेट परचेज एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के दौरान, परचेज एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, 180 दिन से कम हुआ, देन the rate of depreciation will be the half of original rate defined above। ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने मेंशन कर रखा है इसका आधा हो जाएगा, है बिल्कुल। यहां पर दिन के ऊपर बेस करके, जैसे एक दिन हुआ तो एक दिन का डेप्रिसिएशन, एक महीना हुआ तो एक महीना यूज हुआ तो एक महीने का डेप्रिसिएशन, 3 महीने हुआ तो 3 महीने का, जो अकाउंटिंग में आप कर रहे थे ना, वो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या सीधा सपट हिसाब, कोई एसेट पिछले प्रीवियस ईयर के दौरान परचेज हुआ है एंड पुट टू यूज हुआ है, कितने दिन, 180 दिन से कम हुआ, 180 दिन से ऊपर हुआ, 180 दिन हुआ तो आपको पूरा हो जाएगा। बट 180 दिन से कम हुआ, एक दिन भी कम, 179 डेज हुआ या 150 डेज हुआ, तो 150 डेज का डेप्रिसिएशन नहीं, तो क्या होगा, जो ओरिजिनल रेट है इनका आधा रेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यानी कोई एसेट, कोई प्लांट एंड मशीन मैंने परचेज किया, नॉर्मली आपका 180 दिन जो पकड़ा जाता है वो पकड़ा जाता है 1 अक्टूबर, है ना। 1 अक्टूबर के बाद परचेज हुआ है, 1 अक्टूबर के बाद परचेज हुआ है एंड पुट टू यूज उसके बाद हुआ है, 1 अक्टूबर के बाद। तो पिछले साल में 180 दिन से कम यूज हुआ है, जिस पर्पस में उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर मशीन का नॉर्मल 15% होता है तो अब हो जाएगा 7.5%। कितना हो जाएगा, 7.5, 7.5%। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% हुआ तो आधा डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 20% रेट में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बट अगर 180 दिन यानी 1 अक्टूबर से पहले परचेज हुआ है तो 180 दिन से ऊपर यूज हुआ है, जब 180 दिन से ऊपर हुआ है तो यूज 180 दिन से ऊपर है तो सीधी सी बात है उसके ऊपर पूरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो बताया गया है वही चार्ज होगा। मतलब क्या बोलना चाहा, मतलब ये बोलना चाहा, अगर कोई एसेट मैं पिछले साल में परचेज कर रहा हूं और पुट टू यूज में काम पे ले रहा हूं तो उस साल अगर वो 180 दिन से कम यूज हुआ है तो ओरिजिनल रेट का आधा रेट में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगर 180 दिन या उससे ज्यादा यूज हुआ है तो आपका पूरा रेट में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, सीधी सी बात है। बट ये सिर्फ वही फर्स्ट ईयर जिस साल आपका परचेज एंड पुट टू यूज है उस साल, परचेज आप पिछले साल में किए थे, पुट टू यूज नेक्स्ट ईयर ले रहे हैं तो पिछले साल तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं कर सकते, क्यों, परचेज हुआ था, पुट टू यूज नहीं था। नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन क्लेम होगा तो आप 100% होगा, उस बार ये नहीं देखा जाएगा कि 180 दिन से कम है या 180 दिन से ज्यादा है। सिर्फ प्रीवियस ईयर के दौरान ये चीज देखा जाता है कि एसेट परचेज एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हुआ
तो उस साल अगर 180 से कम यूज होता है तो आधा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 180 से ज्यादा ही 180 दिन यूज होता है तो उसके ऊपर फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बस यही कहानी है। और 180 दिन के हिसाब के लिए सीधी सीधी रेट हमने कौन सा मान लेते हैं, 1 अक्टूबर। क्यों, 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर से पहले तक हम लोग क्या मानते हैं, 180 दिन से ज्यादा हो गया। 1 अक्टूबर से बाद जो भी परचेज होगा वो सब क्या मानेंगे, 100 दिन से कम यूज हुआ है। कम यूज हुआ है तो उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होगा, यानी आधे रेट में हो जाएगा, और अगर ज्यादा हुआ है तो फुल रेट हो जाएगा। बस सीधी हिसाब है। अब इसको लेकर हम डिफरेंस भी बात करेंगे। पहले आप एक बार इसको लिख लीजिए जो मैंने अभी लिखा है। देखिए मैंने क्वेश्चन यहां पर लिखने में वही लिखा है, एसेट परचेज एंड पुट टू यूज। ध्यान से रखना, एसेट परचेज एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ध्यान से, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के दौरान लेस देन 180 डेज हुआ तो ओरिजिनल रेट का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ, यानी हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। वहीं पर 180 दिन से ज्यादा यूज होगा तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ये था आपका कहानी इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन के हिसाब से। इसके अलावा इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन का कहानी भी होता है इनकम टैक्स में, बट आपको अभी वो नहीं जानना। अभी सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ आपका फैक्ट्रीज वगैरह के लिए काम आता है। अभी नॉर्मल केसेस में आपको सिर्फ यही डेप्रिसिएशन देखना है, सेक्शन 32 बस, और कुछ नहीं आपको देखना है। इसको आप देख लीजिए। फिर इसके बारे में मैं आपको एक डिफरेंस चार्ट भी बना के दिखाना चाहता हूं कि हमारा अकाउंटिंग जो होता है और जो इनकम टैक्स होता है उन दोनों डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। आधे से लोगों को यही नहीं पता होता है हमारा अकाउंटिंग एंड इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन में चार्ज कौन सा होगा, कहां पर कौन सा चार्ज होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। वही सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं। ओके, क्योंकि अकाउंटिंग का अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपके दिमाग में सारा जिंदगी सिर्फ कंफ्यूज ही रहेगा, कि कंफ्यूजन ही रह जाएगा कि कौन सा डेप्रिसिएशन मैं चार्ज करूं, कहां काम आएगा, किस लिए काम आएगा, क्या अकाउंटिंग वाला काम आता है, इनकम टैक्स वाला काम आता है। वो सारे कंफ्यूजन आपका इस क्लास में दूर हो जाएगा। चलिए आप इसको लिख लीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया है। अब हम अकाउंटिंग एंड इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंसेस को लेकर बात करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर दूंगा, है ना। चलो, अच्छा एक बात बताऊं, मैंने एक एसी परचेज किया है, किसके अंदर जाएगा, कंप्यूटर में, पॉल्यूशन कंट्रोल में, किसमें, प्लांट एंड मशीन नॉर्मल में जाएगा। मैंने एक फ्रिज परचेज किया है, किसके अंदर जाएगा, प्लांट एंड मशीन नॉर्मल में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गए। तो इस तरीके से जितना भी एसेट है जाएगा वो इसी ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के बाहर नहीं जाना होता है नियर अबाउट। ठीक है, नियर अबाउट सारे एसेट इसी ग्रुप में आ जाते हैं। कोई और स्पेसिफाइड हुआ रेट हुआ तो अलग कहानी, नहीं तो कोई स्पेसिफाइड रेट तो वैसे नहीं है। बाकी सबके लिए यही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसी कैटेगरी से चूज करना आपको पड़ता है। ठीक है, हो जाएगा, इरेज कर दूं। नॉर्मली जो काम में आता है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यही सारे होते हैं, जो आपको रेगुलर डेज पे काम आएगा वो सब यही है। कोई स्पेशल केस हुआ तो स्पेशल केस के हिसाब से आप पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेक कर लीजिए, फिर आप उस हिसाब से चार्ज करिए। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग एंड इनकम टैक्स दोनों डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंसेस है इसको लेकर। एक साइड डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग और दूसरा इनकम टैक्स। पहली बात, अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन जो होता है वो ओनली फॉर टेंजिबल एसेट के लिए डिफाइन था, अब इंटेंजिबल ऐड किया गया है। पहले ये सिर्फ टेंजिबल एसेट के लिए ही होता था, इंटेंजिबल एसेट के ऊपर पहले कोई डेप्रिसिएशन रेट होता नहीं था। बट इनकम टैक्स के केस में चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, बोथ के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। दूसरी बात, इसमें डेप्रिसिएशन जो होता है वो जितना दिन यूज हुआ उतने दिन के ऊपर बेस करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन
बेस्ड ऑन डेज यूज्ड, ठीक है। वही जगह पर इनकम टैक्स में इफ एसेट परचेज्ड and put to use during the previous year less than 180 हुआ तो हाफ रेट, अदरवाइज फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी यहां पर रेट के ऊपर बेस करके है। अगर एसेट परचेज एंड पुट टू यूज प्रीवियस ईयर के दौरान हुआ था तो सिर्फ वो 180 दिन वाला कंडीशन है, उसके बाद कभी वो 180 दिन का कोई कंडीशन नहीं है। बट यहां पर तो अगर वो ये एसेट के 5 साल बाद सेल करने जा रहे हो या सेल कर रहे हो साल के मिड में, या हो सकता है 2 महीने पहले या 3 महीने यूज करके कर रहे हो, तो जितना दिन अपने यूज किया उसी दिन का यहाँ पर अकाउंटिंग में उतने दिन का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बट इनकम टैक्स में ऐसा कोई रूल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही होता है, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं होता। फर्स्ट ईयर सिर्फ देखा जाता है एसेट परचेज एंड पुट टू यूज लेस देन 180 है तो आधा, नहीं तो पूरा ही पूरा आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। जिस साल सेल होगा वो उस टाइम देखा जाएगा उसका क्या डेप्रिसिएशन होता है, उसके इसमें आधा वाले पे यहाँ पर कोई कहानी नहीं है। नॉर्मली इनकम टैक्स में क्या होता है, जिस साल आप एसेट को सेल करते हैं उस साल उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एसेट सेल हो रहा है तो उसको वैसे माइनस कर दिया जाता है, तो सर उसका कोई यूज नहीं हुआ क्या, उसको डेप्रिसिएशन नहीं होगा क्या? मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको इसलिए बार बार बोल रहा था कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का एक ही मोटो है कि आपने कैपिटल में जितना खर्चा किया वो रिकवर हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन दिखा के हो चाहे वो सेल करके हो। ठीक है, आप देखोगे बाद में जब सेल का हिसाब हम दिखाएंगे तो आप खुद समझ जाओगे क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं। अभी बस इसके लिए थोड़ा सा डॉट लगा के रखो, इसके बारे में हम बताएंगे अभी इसके बारे में। तीसरी बात, यहां पर जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या कहानी बताया था, आपका इंडिविजुअल एसेट के ऊपर, एक एक सिंगल एसेट के ऊपर बेस करके डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन इंडिविजुअल एसेट, इंडिविजुअल एसेट के ऊपर बेस करके डेप्रिसिएशन होता है। वही जगह पर अगर मैं इनकम टैक्स में बात करूं तो डेप्रिसिएशन is calculated on block value of asset। अब अपने ब्लॉक वैल्यू देख लिए, आपको अच्छी तरीके से ध्यान है ब्लॉक वैल्यू क्या होता है ना। सेम कैटेगरी सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलेंगे, एक ब्लॉक बोलेंगे। तो यहां पर आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो ब्लॉक वैल्यू के ऊपर बेस करके होगा। वहीं पर अकाउंटिंग की बात करूं तो इंडिविजुअल एसेट के ऊपर इंडिविजुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से, मतलब इंडिविजुअल के ऊपर बेस करके डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, सिंगल, और यहां पर ग्रुप के ऊपर। समझ में आ गया? चौथी बात, ओनली ओनर कैन चार्ज और क्लेम डेप्रिसिएशन। सिर्फ ओनर ही डेप्रिसिएशन को क्लेम या चार्ज कर सकता है, बट यहां पर यह बोला जाता है ओनर और पार्शियल ओनर, इवन को ओनर कैन चार्ज या क्लेम डेप्रिसिएशन। मतलब मैंने एक बिल्डिंग किराए पे लिया है, उस बिल्डिंग में कुछ रिनोवेट करवाया, कुछ स्ट्रक्चर लगाया, उन स्ट्रक्चर जो मैंने लगवाया उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं। ये अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं है कि बिल्डिंग का मालिक आप नहीं है तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आप कैसे करोगे, है कि नहीं? तो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ जो स्ट्रक्चर मैंने लगाया उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूं क्योंकि मैं एक पार्शियल ओनर हूं। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पर पार्शियल ओनर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, बट यहाँ पर सिर्फ ओनली ओनर जो होता है वही डेप्रिसिएशन को क्लेम या चार्ज कर सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? तो यहां तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पांचवा डिफरेंस हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग मेथड में। जब आप एक एसेट को सेल करते हो तभी आप कैलकुलेट करने बैठ जाते हो कि आपका उस एसेट को सेल करके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ध्यान है आपको, है ना? प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन सेल ऑफ इंडिविजुअल एसेट। एक भी एसेट बेचा तो उसी टाइम हम बैठ गए प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, है कि नहीं? बट वहीं पर अगर आप बात करो इनकम टैक्स के हिसाब से
तो इनकम टैक्स में एक एसेट के सेल के ऊपर कोई प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं होता। यहां पर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है जब पूरा पूरा ब्लॉक आपका सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है, यानी पूरा ब्लॉक जब खत्म होता है तभी सिर्फ यहां पर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट और लॉस is calculated when asset block cease to exist, cease to exist खत्म हो जाता है। पूरा ब्लॉक जब खत्म हो जाता है तभी उसी ब्लॉक के ऊपर प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेट किया जाता है और उसको बिजनेस इनकम बोलकर ट्रीट नहीं किया जाता। तो वहां पर क्या होता है, जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैपिटल गेन के अंदर दिखाया जाता है, वो भी एसटीसी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल के कैलकुलेट होता है। और यहाँ पर तो प्रॉफिट होता है, बिजनेस इनकम बोल के देखा तो प्रॉफिट हो गया है, लॉस होता ही बिजनेस में लॉस हो गया है कि नहीं, ऐसा यहाँ पर इनकम टैक्स में नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पर देख ली है कि यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है वो इंडिविजुअल एसेट सेल होने पर होता है। यहाँ पर आपका इंडिविजुअल एसेट सेल होने पर कोई प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेट नहीं होता। लास्ट हमारा 6th पॉइंट, यहां पर अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था 10 मेथड होता है। सर डेप्रिसिएशन अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए 10 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, जिस मेथड में आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। हाँ, दिखाने के लिए मैंने बताया था अकाउंटिंग में 2 ही मेथड होता है, एक तो नेट मेथड, एक आपका प्रोविजन मेथड, एक्युमुलेशन मेथड, वो आपने देख लिए थे ना। बट जो डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर 10 मेथड है। 3 मेथड्स are there to calculate depreciation। वही जगह पर अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो सिर्फ यहां 2 ही मेथड है, सिर्फ 2 ही मेथड है, सिर्फ 2 मेथड कौन सी जो आपको सिखाया गया, एसएलएन डब्ल्यूडीबी, बस वही है। एसएलएन एंड डब्ल्यूडीबी मेथड ही यूज होता है और वाइडली सबसे ज्यादा यूज होता है कौन सा आपका डब्ल्यूडीबी। एसएलएन सिर्फ पावर जनरेशन यूनिट के लिए होता है, बाकी कहीं यूज नहीं होता। Only 2 methods of depreciation। ठीक है, हो जाएगा। तो ये था हमारा डिफरेंस। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ओनली टेंजिबल एसेट के ऊपर होता था पहले, अब तो चलो इंटेंजिबल भी होने लगे हैं। और इनकम टैक्स में हमेशा से टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल दोनों एसेट के ऊपर होता है। अकाउंटिंग में जो, क्योंकि अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन मतलब क्या है, जो कैपिटल नेचर का खर्चा है, आप इंटेंजिबल एसेट में खर्चा करते हो वो भी आपका कैपिटल नेचर खर्चा है, वो कैपिटल नेचर खर्चे को रिकवर करते हैं किसके द्वारा, डेप्रिसिएशन के द्वारा। इसलिए टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के ऊपर ऐसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। यहाँ पर जितना दिन यूज हुआ है उतने दिन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। यहाँ पर दिन का कहानी सिर्फ फर्स्ट ईयर, जिस साल एसेट परचेज हो रहा है, खुद टू यूज में लिया जा रहा है, उसी साल पे होता है, नेक्स्ट ईयर में कोई कहानी ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट होता है इंडिविजुअल एसेट के ऊपर, यहाँ पर ब्लॉक वैल्यू के ऊपर होता है। यहाँ पर ओनर डेप्रिसिएशन क्लेम करता है सिर्फ अकाउंटिंग में, और इनकम टैक्स में ओनर एंड पार्शियल ओनर दोनों ही कर सकता है। प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है जब एक एसेट सेल होता है, यहाँ पर जब ब्लॉक पूरा सेल हो जाता है, ब्लॉक सिस्टम खत्म हो जाता है, तभी प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेट होता है। यहाँ पर बहुत सारे मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए, यहाँ पर सिर्फ 2 ही मेथड है, जिसमें से वाइडली यूज्ड कौन सा होता है, डब्ल्यूडीबी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये तो हो गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन का कहानी। अब हम डेप्रिसिएशन क्या होता है वो हम बाद में बता देंगे आपको, किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो भी आपको बता के दिखाएंगे, ब्लॉक किस तरीके से क्रिएट करना है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये तो हो गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन। इसके साथ साथ एक और होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए काम आता है। वो सेक्शन 32(1)(ii) के अंदर होता है। उसके अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन का फैसिलिटी दिया गया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ज्यादा एसेट लगाए और उनको डेप्रिसिएशन का और ज्यादा सुविधा मिले, ताकि प्रॉफिट कम हो तो क्या होगा, उनको इनकम बढ़ेगा तो और एसेट वो लगाएगा, यानी संपत्ति फिक्स्ड एसेट वो लगाएगा, मशीन लगाएगा, तो जिसकी वजह से और लोगों को भी काम मिलेगा। ठीक है ना, इस मतलब एक तरीके से बोलो तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम रखा था एडिशनल डेप्रिसिएशन का, जिसमें एक्स्ट्रा नॉर्मल डेप्रिसिएशन का लाभ ही एक्स्ट्रा उनको 20% और डेप्रिसिएशन दिया जाता है प्लांट एंड मशीन के ऊपर। बट हाँ, इसमें शिप के ऊपर आपको नहीं मिलता, कोई शिप या जहाज के ऊपर नहीं मिलता। अगर कोई ऑफिस बिल्डिंग में लगा रखे कोई फर्नीचर वगैरह या कोई जैसे एसी वगैरह, मतलब प्लांट एंड मशीन कोई ऑफिस के अंदर लगा हुआ है तो उसके लिए कोई नहीं मिलता, सिर्फ फैक्ट्री के ऊपर मिलता है। किसके ऊपर, फैक्ट्री बिल्डिंग रिलेटेड जितना भी एसेट्स होगा उन सबके ऊपर ये डेप्रिसिएशन का सुविधा मिलेगा, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन के नाम से जाने जाते हैं। उसमें आपको 20% डेप्रिसिएशन का सुविधा दिया जाता है, और उसमें भी सेम कंडीशन, अगर फर्स्ट ईयर परचेज पुट टू यूज लेस देन 180 दिन होता है तो आधा यानी 10%, और नहीं हुआ तो पूरा मिलेगा।
और इसमें एक प्रोविजन भी आया है और एक्स्ट्रा, जो 1 अप्रैल 2015 के बाद वो प्रोविजन लागू है। वो प्रोविजन में ये बोला गया है कि कोई एसेट अगर 1/4/2015 के बाद परचेज हुआ है, इसके पर्पस में, वही फैक्ट्री बिल्डिंग के पर्पस में जो एसेट परचेज हुआ है, तो उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन 20 की जगह पर 35% मिलेगी। 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन, मतलब 15% और अतिरिक्त मिलेगा। और कंडीशन सेम, अगर 180 से कम हुआ तो आधा, 180 से ज्यादा हुआ यानी परचेज एंड पुट टू यूज अगर 180 दिन से कम होता है तो आधा, नहीं तो पूरा। बट ये मिलेगा सिर्फ 4 स्टेट में, यानी आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। आपने नाम सुने होंगे, आंध्र प्रदेश, एपी, वेस्ट बंगाल, बिहार और तेलंगाना। सिर्फ यही 4 स्टेट को ये डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन का प्रोविजन का सुविधा मिलता है। तो चलिए, ये हमें समझ में आ गया। फिर भी इस क्लास रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है तो डाउट सेशन में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे, बाकी के बारे में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।